नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज हम आपके साथ चला रहे हैं जहां पे यूपीपीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वर्ष 2020 के जीएस का डिस्कशन आज हम प्रारंभ करेंगे। उससे जुड़े हुए सवालों को देखेंगे, उसके आंसर कैसे बनाने हैं ये समझेंगे। तो अपना लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहूँगा। हमारे दोस्तों कुछ पेड ग्रुप या फिर पेड कोर्सेज भी चलते हैं जहाँ पे अच्छा क्वालिटी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर उस संदर्भ में आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो इन दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर अपनी उत्तर लेखन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको जान लेना ज़रूरी है। सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है उसमें कहीं एक कीवर्ड छुपा होता है, आपको उसको पकड़ना है और उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको अपना उत्तर बनाना है। फिर जो आप उत्तर बनाएंगे उसको 3 भागों में आप तोड़ तोड़ के बनाएंगे। देखिए, जो पहला पार्ट है इसको हम लोग इंट्रोडक्शन या परिचय कहते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आप 100 शब्दों का अपना उत्तर लिख रहे हैं तो उसके बाद जो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे वो उसका 1/10 भाग होगा, यानी 10 शब्दों में आपको अपना इंट्रोडक्शन समाप्त करना होगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? तो जब शुरुआत करेंगे या तो आप किसी भी सब्जेक्ट पे जिस पे क्वेश्चन पूछा गया है उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ कोई तथ्य हो, कोई डेटा हो वो लिख सकते हैं, उसकी पृष्ठभूमि दे सकते हैं, बैकग्राउंड लिख सकते हैं। फिर आता है दूसरा भाग जहाँ पे आपका मेन कंटेंट आएगा। जो क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना पूरा कंटेंट रखना होगा और इसको सप्लीमेंट करना होगा या इसको मजबूती प्रदान करनी होगी तथ्यों से, अलग अलग रिपोर्ट में मेंशन किए गए डेटाज से, माननीय न्यायालयों के निर्णय से। उसके अलावा अगर क्वेश्चन में ऐसी स्कोप हो और जगह हो तो आप मैप भी बना सकते हैं या फिर आप फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी मदद से ज़्यादा सारी बात आप कम शब्दों में कह सकते हैं। फिर जो तीसरा भाग होता है दोस्तों ये है कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष। आसान भाषा में समझना है तो हमको इसको बैलेंस रखना पड़ेगा, ना तो किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा विपक्ष में कहिए ना बहुत ज़्यादा पक्ष में कहिए। आपको इसको रखना है बैलेंस्ड, आपको रखना है आशावादी, साथ में आपको सकारात्मक अप्रोच अपनी अपनानी है। यानी जो भी आपका उत्तर पड़े उसको ये लगे कि आप समस्या तो समझ चुके हैं लेकिन आप में वो एटीट्यूड है कि आने वाले समय में आप उसका समाधान भी ढूंढ निकालेंगे। तो अब दोस्तों शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन और इसका जो पहला सवाल है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर है। वहाँ की टाउन प्लानिंग पे आपको एक नोट लिखना है, यानी जो शहरी नियोजन रहा है हड़प्पा सभ्यता में उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो आप दोस्तों शुरू कर सकते हैं ये लिखते हुए कि जो हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन हुआ करता था उसकी एक्सीलेंस की, उसकी स्ट्रक्चराइजेशन की, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की तो बात ही अलग है। यानी उसकी बढ़ाई करते हुए आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। फिर आप अलग अलग भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं कि भाई रोड्स के साथ क्या क्या था, उसके अलावा किस प्रकार से सीटाडेल और लोअर टाउन हुआ करते थे या फिर दुर्ग और निचले शहर हुआ करते थे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पब्लिक बाथ हुआ करता था, एक ग्रीनरी के भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं। तो इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने जो आंसर रखने की कोशिश की है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रखा है। हमने इसमें शब्द सीमा का ध्यान ना रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च को इंक्लूड करने की कोशिश की है, परंतु आपके एग्ज़ाम में आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। इसीलिए इस आंसर से आप कुछ कुछ पॉइंट्स उठाएं और उसको शॉर्ट में अपने पास बना के रख लें, जिससे अगर इस प्रकार का फिर से सवाल आए तो उसके लिए आप तैयार रह पाएँ। दोस्तों, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसमें शहरों को 2 वर्गों में बांटा गया था, यानी 2 सेक्शंस में ये डिवाइडेड थे, जिसमें से एक सेक्शन तो था जिसको हम लोग सीटाडेल बोला करते थे या फिर यह पश्चिम की ओर मौजूद और ऊंचे चबूतरे पे बना हुआ एक दुर्ग था, और जो दूसरा था वो था लोअर टाउन या फिर इसको पूर्व की ओर स्थित निचले शहर के नाम से जाना जाता था। ऐसा माना जाता था जो सीटाडेल में रहा करते थे वो तो आर्थिक तौर पे समृद्ध लोग थे
और जो लोअर टाउन में रहते थे वो थी हमारी आम जनता। ये जो है ये एक शहर के वेस्टर्न एंड पे था, यानी पश्चिमी छोर पे था। वहीं पे ये जो था ये उसके ईस्टर्न एंड पे था, यानी पूर्वी छोर पे था। ऐसा माना जाता था कि ये जो क्षेत्र था ये आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता था या तो प्रशासनिक कार्यों के लिए, या फिर किसी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए, यानी धार्मिक समारोह के लिए, या फिर पब्लिक गैदरिंग के लिए, यानी किसी सार्वजनिक समारोह के लिए। जो लोअर टाउन था उसमें तो आम जनता के ज़्यादातर घर हुआ करते थे, और ये जो घर थे ये बेसिकली कच्ची ईंटों से बने होते थे। तो ये तो था कि आप बता सकते हैं सिटी को किस तरीके से दो वर्गों में विभाजित किया था। अब अगर रोड की बात करूं तो इस प्रकार से वह समकोण पे एक दूसरे को काटती थी। उसके अलावा रेक्टेंगुलर या फिर वो आयताकार शेप बनाती थी। अब जो हाउसेस हुआ करते थे वो मल्टी स्टोरी हाउस हुआ करते थे, और ये जो घर थे इसमें एक बीच में तो केंद्रीय प्रांगण था और साइड में छोटे छोटे रूम्स हुआ करते थे। इस प्रकार का ये हाउस का स्ट्रक्चर था। इसको धूप में सुखाई गई ईंट द्वारा बनाया जाता था, यानी सन ड्राइड ब्रिक से इसको बनाया जाता था। परंतु हमको मोहनजोदारो और हड़प्पा जो क्षेत्र हैं उसमें लकड़ी के प्रमाण प्राप्त होते हैं, वो भी जली हुई लकड़ी, यानी हम मान सकते हैं कि वहाँ पे बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल किया जाता था जो कि ज़्यादा मजबूत हुआ करती थी। फिर आप यहाँ पे असेंबली हॉल की बात कर सकते हैं, यानी सभा भवन हुआ करता था एक। उसके अलावा आप पब्लिक बाथ की बात कर सकते हैं। इसमें धार्मिक स्थान माफ़ कीजिएगा धार्मिक स्नान आमतौर पर लिया जाता था, तो ये रिचुअल बाथिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसमें जो है जिप्सम का नीचे प्लास्टर लगा था जिसकी वजह से ये जल रोधक बन चुका था। ये भी ऐसे था कि ये बीच की साइड पे हुआ करता था और इसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। फिर आप लिख सकते हैं कि भाई स्टेडियम के भी कुछ प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। साथ में आप ग्रेनरी के बारे में लिख सकते हैं। ग्रेनरी में अन्न रखे जाते थे, इसको अन्न भंडार के रूप में देखा जाता था। ये चीज़ हमको लोथल डॉकयार्ड पे भी मिलती है, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे अन्न रखा जाता था और उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करा जाता था, यानी आयात और निर्यात हुआ करता था। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो ग्रेनरीज बनी होती थी इनको ऊंचे चबूतरे पे बनाया जाता था। शायद उस समय ये सोचा जाता हो कि अगर बाढ़ आएगी तो ये इस ग्रेनरी तक ना पहुंच पाए और इसमें रखा जो अनाज है वो खराब ना हो। तो आप इस सब में ये सब चीज़ें सम्मिलित कर सकते हैं। अपने उत्तर में ये सब चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं हमने उत्तर किस प्रकार से बनाया है। देखिए सबसे पहले जो मैंने बताया हमको उसकी बढ़ाई करनी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो टाउन प्लानिंग थी वो ज़बरदस्त थी, स्वच्छता ज़बरदस्त थी। शहर को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता था, एक को सीटाडेल बोलते थे, एक को लोअर टाउन बोलते थे। यानी एक को तो दुर्ग बोला जाता था और एक को निचला नगर। जो दुर्ग हुआ करता था वो पश्चिमी छोर पे था और एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर बना हुआ करता था। हालांकि जो निचला नगर था वो पूर्व की साइड हुआ करता था। अब जो निचले नगर है उसमें आम जनता रहती थी, इसीलिए कम मूल्य वाले आवासीय भवन यहाँ पे हमको मिलते थे। इनको ईंटों से बनाया जाता था और आम जनता यहाँ पे रहा करती थी। जबकि दुर्ग जो है वो मैंने बताया पश्चिमी छोर पे था। वहाँ पे अलग अलग प्रकार के फंक्शंस होते थे, वहाँ पे प्रशासनिक कार्य चलाए जाते थे, धार्मिक गतिविधियाँ होती थी, सार्वजनिक समारोह हुआ करते थे। और ये जो क्षेत्र था ये समृद्ध वर्ग के लोगों से संबंधित क्षेत्र था। दोस्तों इस इमेज में आप देख सकते हैं जो ऊपर की साइड है ये तो सीटाडेल है या फिर ये दुर्ग है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, यहाँ पे आपको रिच क्लास आमतौर पे मिलेगी। और जो नीचे है ये सब हैं घर आम जनता के, और इसको हम लोग निचला शहर कहते थे या फिर लोअर टाउन कहते थे। फिर अगर रोड की बात करें तो रोड एक दूसरे को राइट एंगल या फिर समकोण पर काटती थी और मुख्य रूप से आयताकार आकार की होती थी या रेक्टेंगुलर शेप की हुआ करती थी। घरों की बात करें मल्टी स्टोरी हुआ करते थे, उसमें बीच में तो एक केंद्रीय प्रांगण हुआ करता था और साइड में कमरे बने होते थे। घरों के लिए जो या फिर घरों के निर्माण के लिए जो ईंटें इस्तेमाल की जाती थी वह धूप में सुखाई जाती थी। उनका जो अनुपात था वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। हालांकि इतना याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस ये याद रख लीजिए कि वो जो ईंटें थी वो धूप में सुखाई जाती थी। और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में हमको पकी हुई ईंटों के प्रमाण मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे जली हुई लकड़ी आसानी से उपलब्ध थी। फिर सभा भवन की बात करते हैं, असेंबली हॉल या फिर पब्लिक बाथ। यहाँ पे धार्मिक स्नान किया जाता था और जो सभा भवन थे वो टाउन्स में, नगरों में पाए गए हैं, उनके एविडेंस मिले हैं।
अब ये अगर पब्लिक बात की बात करें तो नीचे की साइड इसमें दोस्तों जिप्सम का प्लास्टर किया जाता था, जिससे कि जो स्नानागार है उसका फर्श जल रोधक हो सके, और इसकी दीवारों को भी इसी तरीके से बनाया जाता था, यानी एक स्विमिंग पूल जैसा ये बनता था, जिससे कि जो जल है उसका बाहर की ओर रिसाव ना हो सके। फिर इसके चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बनाए जाते थे। फिर हम ग्रीनरी की बात करते हैं। ये अन्न भंडार था। दुर्ग में ये ग्रेनरीज पाई जाती थी। बेसिकली इसका जो उपयोग था वो अन्न के भंडारण या फिर अनाज के भंडारण के लिए किया जाता था। इसके अलावा लोथाल के डॉकयार्ड पे भी ये पाए गए हैं, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ से निर्यात और आयात हुआ करता था अनाज का, जिसके कारण वहाँ पे इसको बनाया गया था। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने बताई, इसको एक प्लेटफॉर्म पे बनाया करते थे लोग, यानी एक ऊंचे चबूतरे पे ये बनाया जाता था, जिससे अगर बाढ़ आ जाती है तो पानी से अनाज खराब ना हो पाए। फिर स्टेडियम की बात करें तो हमको धौलावीरा में स्टेडियम के भी एविडेंसेस मिलते हैं, और इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी स्थलों पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। फिर अगर वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो दोस्तों जल निकासी हड़प्पा सभ्यता में अत्यधिक विकसित थी। इस व्यवस्था में नालों के निर्माण से पानी अपशिष्ट और अवशिष्ट ठोस के कुशल प्रबंधन को, उसके निपटान को टारगेट किया जाता था। यहाँ पे भूमिगत नालियाँ हुआ करती थी, जिसके थ्रू सीवेज बह के जाता था। अगर नाली में कभी कोई रुकावट आ जाती थी तो उसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता था कि उसको ओपन करके या उसको खोल के कोई व्यक्ति उसमें जाके उसकी रुकावट को ठीक कर सके। और कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर नालियों का परीक्षण या निरीक्षण भी किया जाता था। फिर अगर हम जल की आपूर्ति बोलें तो यहाँ पे कई सारे हमको कुएं मिलते हैं, और इसीलिए ये माना जाता है कि यहाँ के जो लोग थे सिर्फ दो ही जल स्रोतों पर डिपेंड करते थे। एक तो रेनफॉल यानी कि बारिश, और दूसरा सिंधु नदी का जल यानी इंडस वाटर। फिर हमको कुछ डैम्स मिले हैं, कृत्रिम झीलें मिली हैं। तो पानी के इनलेट को कंट्रोल करने के लिए डैम्स का भी इस्तेमाल किया जाता था, उनको बिल्ड किया जाता था। तो आप देख रहे हैं उस समय टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। आर्टिफिशियल लेक्स पानी जमा करने के लिए बनाई जाती थी। उसके अलावा अगर आप धौलावीरा की बात करें तो वहाँ पे नवीन जल संचयन प्रणाली के साथ साथ बांधों और तटबंधों जैसे जल संग्रहण विधियों को देखा जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये आपको हाउस के स्ट्रक्चर मिलेंगे, किस प्रकार से घर के स्ट्रक्चर हुआ करते थे। यहाँ पे हमने बताया ऊपर सीटाडेल है, नीचे एक घर बने हुए हैं, तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक तरफ सीटाडेल हुआ करता था और नीचे की तरफ लोअर टाउन हुआ करते थे। ये पब्लिक बात जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जिसका फर्श और जिसकी दीवारें जिप्सम से बनाई जाती थी, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी टिका रहता था, उसका रिसाव नहीं होता था। फिर इसके चारों तरफ छोटे छोटे आपको कमरे दिखेंगे, ये भी हमने अपने अभी डिस्क्रिप्शन में देखा था। फिर ड्रेनेज सिस्टम बहुत उस समय का बेहतर हुआ करता था। इस प्रकार से जो नालियाँ हैं ये पूरे शहर को कनेक्ट करा करती थी, और जैसे मैंने बताया कि एक नाली दूसरी से कनेक्टेड थी, दूसरी तीसरी से कनेक्टेड थी, और ये सब अंडरग्राउंड हुआ करती थी। लेकिन इसका एक जो है ऊपर की तरफ रखा जाता था ओपनिंग, जिसकी वजह से अगर कभी कुछ खराबी आ जाए या कभी भी इसके अंदर कोई रुकावट आ जाए तो इसको खोल के ठीक किया जा सके। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सीटाडेल का एक बेहतर व्यू मिल पाएगा, किस तरीके से ये प्लेटफॉर्म पे बना हुआ एक दुर्ग है। ये वेस्टर्न एंड पे होता था, नीचे ये आम जनता के घर आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में पूछा गया है कि उनके क्या व्यूज़ रहे हैं वर्ण सिस्टम के ऊपर, यानी वर्ण व्यवस्था के ऊपर महात्मा गांधी के क्या विचार रहे हैं, इसका आपको मूल्यांकन करना है। तो कीवर्ड हो गया आपका यहाँ पे मूल्यांकन करना, और यहाँ पे इवैल्यूएट। अब भाई इसका हम शुरुआत ऐसे करेंगे, हम बताएंगे कि महात्मा गांधी जो थे वो वर्ण व्यवस्था के एक समर्थक थे, यानी एक प्रोपोनेंट थे। और फिर बाद में इससे हम इस चीज़ को समझाने का प्रयास करेंगे कि महात्मा गांधी की जो वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी उसकी क्या विशेषता थी, वो जो आज हम वर्ण व्यवस्था देखते हैं उससे किस प्रकार भिन्न थी। यहाँ पे आप उसको डिटेल में समझाएंगे। तो दोस्तों जब हम इस उत्तर को शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में आप कह सकते हैं कि गांधी जी जो थे वो एक महान विचारक और प्रभावशाली राजनीतिक थे। फिर आप उनके वर्ण व्यवस्था के बारे में बता सकते हैं। जो वर्ण सिस्टम गांधी जी सपोर्ट किया करते थे उसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी थी, उसमें लचीलापन था। उनकी जो वर्ण व्यवस्था की अवधारणा है वो इस पॉइंट पर रिलाय करती थी
कि गांधी जी कहते थे भाई जो शूद्र हैं उनको अपनी इनहेरिटेड ड्यूटीज़ तो परफॉर्म करनी ही चाहिए, यानी जो आपके फैमिली से या जो आपने इनहेरिट की है अपने पेरेंट्स से, उन ड्यूटीज़ को तो आप परफॉर्म करो। लेकिन अगर यही शूद्र प्रीस्टली ड्यूटीज़ भी फॉलो कर सकता है, यानी अगर उसे वेदों का ज्ञान है, वह ब्राह्मण के बराबर की ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकता है, तो वह वो भी करे। लेकिन जब वो इस ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है तो अपनी ये जो इनहेरिटेड ड्यूटी है इसको सैक्रिफाइस ना करे, क्योंकि ये इनहेरिटेड ड्यूटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, यहाँ पे इतनी कट्टरता नहीं है कि जो शूद्र है वो ब्राह्मण की ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर उसमें क्षमता है, वह करना चाहता है, तो वह ये भी करे, लेकिन ये ड्यूटी किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, इसका आपको सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। तो गांधी जी की जो वर्ण व्यवस्था की अवधारणा थी वो इस बात पे टिकी हुई थी, जो स्किल्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती हैं, और इसी वजह से वो कहते थे जो आपकी इनहेरिटेड ड्यूटी हैं उनको आपको ज़रूर फॉलो करना है, उनका तो आपको पालन करना ही है। उसके अलावा आप कुछ और करना चाहें तो वो भी आप करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये वर्ण व्यवस्था थी इसमें लचीलापन था या फिर फ्लेक्सिबिलिटी थी। गांधी जी कहते थे कि अगर इस अनुसार ये स्किल्स पास ऑन होंगी और आप अपनी इनहेरिटेड ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो जो सोसाइटी है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम होंगे, उसमें वाद विवाद बहुत कम होंगे, एक बेहतर समाज हम बना पाएंगे। बेहतर समाज के निर्माण के लिए गांधी जी की वर्ण व्यवस्था की अवधारणा आंतरिक फ्लेक्सिबिलिटी या फिर आंतरिक लचीलेपन पे टिकी हुई है। और गांधी जी कहते हैं कि क्योंकि हर व्यक्ति अपना खुद का जो कार्य है, जो उसकी ड्यूटीज़ है, उसको परफॉर्म करता है, इसीलिए उसके पास इनफ समय होता है भगवान को याद करने का। वह अपने आप को भगवान की शरण में, भगवान की सेवा में अर्पित कर सकता है और वह भगवान के बारे में और आध्यात्म के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। हालांकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तो जो गांधी जी की वर्ण व्यवस्था थी वो हायरार्कल नहीं थी, यानी वह पदानुक्रमित नहीं थी। इसके अनुसार जो अलग अलग वर्ण है ये सब एक दूसरे के बराबर हैं, सब समान हैं। ऐसी कोई हायरार्की है नहीं कि ये वर्ण ऊपर है, ये वर्ण नीचे है। और ये सभी वर्ण समाज के लिए कार्यात्मक है, समाज के लिए फंक्शनल है। इस प्रकार से आप गांधी जी की वर्ण व्यवस्था के ऊपर बात कर सकते हैं। फिर आप बात कर सकते हैं किस प्रकार गांधी जी ने अनटचेबल्स के लिए काम किया। गांधी जी ने उनको हरिजन की उपाधि दी, गांधी जी ने उनको पीपल ऑफ गॉड कहा। तो ये आप पूरी बात अपनी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमने उत्तर किस प्रकार बनाया है। हमने वही बात की है कि 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक और आध्यात्मिक शख्सियतों में एक हैं महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी। ये वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन जिस वर्ण व्यवस्था का ये समर्थन करते थे उसमें आंतरिक रूप से काफ़ी लचीलापन था, यानी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी इंटरनली उसमें। वो ये मानते थे कि जो वर्ण हैं वो उनकी वर्ण व्यवस्था के अनुसार हिंदू सोसाइटी में म्यूचुअली ट्रेडेबल हैं, यानी एक वर्ण दूसरे वर्ण का कार्य कर सकता है, ये वर्ण इसका कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये अपनी ड्यूटी तक ही सीमित है, अगर इसकी इच्छा है तो ये दूसरे का भी कार्य कर सकता है, लेकिन इसकी अपनी जो ड्यूटी है उसको सैक्रिफाइस करे बिना, क्योंकि जो इसको स्किल्स मिली हैं वो इसके पेरेंट्स से इसको मिली है। तो ऐसे अगर स्किल्स जनरेशन से जनरेशन पास ऑन होती रहेगी तो समाज में कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। ये बात गांधी जी माना करते थे। फिर गांधी जी कहते थे भाई अगर कोई शूद्र है तो उसको अपनी हेरिडेटरी ड्यूटी तो परफॉर्म करनी ही चाहिए, यानी जो उसके वंशानुगत कर्तव्य हैं उनका तो उसको पालन करना चाहिए ही, पर यदि वह पुरोहित कर्तव्य का पालन भी करने में सक्षम है तो वह वो भी कर सकता है, लेकिन अपने पैतृक कर्तव्यों का त्याग करे बिना, उनको अस्वीकार करे बिना उसको इसका पालन करना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें एक आंतरिक लचीलापन था, क्योंकि एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के कार्य करने में अगर सक्षम है तो गांधी जी कहते थे कि उसको अलाउ होना चाहिए, उसको अनुमति दी जानी चाहिए। और गांधी जी कहते हैं कि जो ये वर्ण व्यवस्था है इसमें पूर्वजों द्वारा कौशल अपनी अगली पीढ़ी को पास ऑन किया जाता है, और इसके अनुसार अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो समाज में संघर्ष कम होगा, समाज में कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। यदि प्रत्येक व्यक्ति उन कार्य को पूरा करता है जो उसको सौंपे गए हैं तो उसके पास परमेश्वर के बारे में जानने के लिए और परमेश्वर को स्वयं को समर्पित करने के लिए पर्याप्त समय होगा, और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी तो यही है। फिर गांधी जी ये माना करते थे कि जो उनका वर्ण सिस्टम था या जो उनके द्वारा मानी गई वर्ण व्यवस्था थी उसमें कोई हायरार्की नहीं थी,
ऐसा नहीं था कोई ऊपर है दूसरा वर्ण नीचे है, यानी जो ये वर्ण व्यवस्था थी ये पदानुक्रमित नहीं थी। गांधी जी का मानना था कि जो चारों वर्ण है वो एक समान है, उनकी स्थिति एक समान है और इसके अलावा वे समाज के लिए कार्यात्मक हैं। गांधी जी ने छुआछूत की प्रथा का भी कड़ा विरोध किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने अछूतों को हरिजन के नाम से संबोधित भी किया। तो ये तो रही उनकी वर्ण व्यवस्था की अवधारणा। लेकिन फिर हम लिखते हैं कि 1933 के आसपास गांधी जी के जो वर्ण व्यवस्था पर विचार थे उनमें बदलाव आया। हालांकि ये जो बदलाव था ये बेटरमेंट के लिए था, ये बेहतरी के लिए था। गांधी जी का मानना था कि केवल जन्म ही किसी व्यक्ति के वर्ण को निर्धारित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से आप ये अपना उत्तर लिख सकते हैं। अब अगर आपके मुख्य परीक्षा में इस प्रकार का सवाल आता है कि आज की दुनिया में गांधीवादी सिद्धांतों का क्या महत्व है, तो आप इस तरीके से उसका आंसर बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो गांधी जी अहिंसा में मानते थे। आज का जो युग है उसमें आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है, लोगों में असहिष्णुता बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में गांधी जी का नॉन वायलेंस का अगर कॉन्सेप्ट हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हम बेहतर समाज का एक निर्माण कर पाएंगे। फिर गांधी जी सत्य पे आधारित बात करने को, वह जीवन शैली अपनाने को कहा करते थे। आज के टाइम में जब हर आदमी पूरी तरीके से लालच से घिरा हुआ है, हिंसा ने लोगों को घेर रखा है, तो गांधी जी का ये सिद्धांत आज के समय में प्रासंगिक लगता है। फिर अगर नैतिकता की बात करें, व्यवहार की बात करें, तो गांधी जी के दर्शन आज के समाज में बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि वर्तमान में लोगों के मूल्यों में लगातार गिरावट आती जा रही है। उसके अलावा जो गांधी जी की फिलॉसफी है वो महिलाओं का सम्मान करने के ऊपर जोर देती है और आज के समाज में लगातार महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसे में यह जो गांधीवादी दर्शन है ये प्रासंगिक प्रतीत होता है। फिर गांधी जी का मानना था कि ये जो अर्थ है, मतलब पृथ्वी है, इस पर हमारी ज़रूरतों के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन अगर हम इसमें अपने लालच को ले आएंगे तो वो हमेशा ही अपर्याप्त रहेगा। यानी मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त संसाधन इस पृथ्वी पे मौजूद है, लेकिन अगर आप लालच करेंगे तो उसकी तो पूर्ति कभी की ही नहीं जा सकती। और यह भी आज के समाज में बहुत प्रासंगिकता रखते हैं। आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि इस तरीके से आप संसाधनों का इस्तेमाल करें कि आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ हद तक आप उसको बचा सकें। तो ऐसे में अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे और अपनी नीड के अनुसार ही संसाधनों का उपयोग करेंगे, ना कि अपनी ग्रीड के अनुसार, तो आप अपने आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ निकलेंगे। फिर गांधी जी स्वच्छता पे बहुत ज़्यादा फोकस किया करते थे, वह भी आज के समाज में बहुत रेलेवेंट है। साथ ही गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण पे फोकस्ड थे और इस प्रकार का जो ये सिद्धांत है गांधी जी ने जो दिया है उसको लोकतंत्र में अपनाया जा सकता है, जिससे कि पावर नीचे की तरफ डिवाइड की जा सके और लोकल गवर्नमेंट्स तक उसको पहुंचाया जा सके। आज जब हमारा समाज कास्ट के आधार पर इतना ज़्यादा बटा हुआ है, तो गांधी जी की फिलॉसफी हमको इस तरफ आगे बढ़ने में मदद करेगी कि हम यह विचारधारा अपना पाएं कि हर व्यक्ति समान है, हर वर्ण समान है, हर कास्ट समान है। तो जो जाति के आधार पर दंगे आजकल देखे जा रहे हैं, हो सकता है उसमें कमी आ जाए। फिर गांधी जी की जो फिलॉसफी थी वो धर्मनिरपेक्षता के ऊपर फोकस थी, वहाँ पे टॉलरेंस को एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह मिली हुई थी। और आज की दुनिया जहाँ पे हिंसा बढ़ती जा रही है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, लोगों में टॉलरेंस है नहीं, ऐसी दुनिया में एक धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से टॉलरेंट इंडिविजुअल की बेहद आवश्यकता है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे इटली के फांसीवादी नेता मुसोलिनी के बारे में पूछा गया है कि उनकी विदेश नीति किस प्रकार थी। आपको इसके ऊपर एक समीक्षात्मक टिप्पणी करनी है। तो ऐसे में हम पूरा बैकग्राउंड समझाएंगे शुरुआत में कि किस प्रकार मुसोलिनी पावर में आया, और फिर डिटेल में लिखेंगे कि उसकी फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार थी, किन चीज़ों से प्रभावित थी और उसके साथ जुड़े हुए नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे। तो दोस्तों हम लोग ये कहानी 1914 के आसपास से शुरू करते हैं। अभी अभी जो पहला विश्व युद्ध है वो ख़त्म हुआ था। यहाँ पे इटली ने जो है पहले विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, अपना योगदान दिया था, और इसके बदले में इटली को कहा गया था कि ऑटोमन अम्पायर की कुछ जो है टेरिटरीज हम तुमको दे देंगे, क्योंकि वो जो टेरिटरीज थी वो सब मेडिटेरेनियन सी के आसपास थी, इसीलिए इटली भी उसमें बहुत इंटरेस्टेड था। परंतु जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी इसके बाद, उसमें जो भी इटली को वादे किए गए थे उनको पूरा नहीं किया गया। फिर इसी तरीके से हम चलते हैं। फिर आता है 1919 का दौर।
1919 से लेकर 1922 के बीच में इटली में बहुत ज़्यादा अराजकता फैली हुई थी। साथ ही वहाँ पे एक राजनीतिक क्राइसिस भी चल रहा था, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था। अब ये समझिए इस दौरान करीब 5 बार सरकार बदल दी गई इन 3 सालों के अंदर अंदर। तो आप इस बात का अनुमान लगा पा रहे होंगे कि वहाँ पे कितना पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया था मुसोलिनी ने, जो कि 1919 से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया था। उसने ये बोला था जो भी कम्युनिस्ट है मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ। अगर कोई कम्युनिस्ट मेरे सामने आ गया और मैं सत्ता में आ गया तो मैं उनका बिल्कुल नरसंहार कर दूंगा। और उस समय जो पूंजीवादी क्लास थी, जो कैपिटलिस्ट थे, वो वैसे ही कम्युनिस्ट को पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से कैपिटलिस्ट ने मुसोलिनी को सपोर्ट किया था। साथ में जो इटली का मिडिल क्लास था उसने भी मुसोलिनी को सपोर्ट किया। हालांकि जब ये फासिस्ट पार्टी से इलेक्शन लड़ा था तो इसके पास कुछ खास वोट आए नहीं थे, तो उस समय जो है जनता ने इसको सपोर्ट किया नहीं था। लेकिन बाद में इसने एक ऐसे करिश्माई लीडर के तौर पे अपनी जगह वहाँ पे बनाई थी कि लोग अपने आप इसकी ओर आकर्षित होते चले आए। मुसोलिनी ने ये प्रॉमिस किया कि जो पुराना इटली हुआ करता था, जो पुराना रोमन एम्पायर हुआ करता था, जो कि एक गौरवशाली साम्राज्य हुआ करता था, मैं वह वापस लौटाऊंगा। मैं इटली को उस स्थान पर पहुंचाऊंगा। मैं वो गौरव इटली को वापस दिलाऊंगा जो पहले उसका हुआ करता था। इसके कारण ये जो कैपिटलिस्ट क्लास थी और जो मिडिल क्लास थी वो और ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। वो जहाँ वहाँ की जो जनता है वो भी मुसोलिनी की तरफ अट्रैक्ट हुई। लोग सोचते थे कि भाई हमारे लिए एक मसीहा आया है और ये मसीहा जो है हमारी ग्लोरी वापस लगा देगा। इटली के साथ जो अभी समस्याएं चल रही हैं उनको सॉल्व करने में ये हमारी मदद करेगा। दोस्तों उस समय जो है इटली की बहुत बुरी हालत थी। अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रखी थी। साथ ही उस समय जो मृत्यु दर था वो बहुत ज़्यादा था। बहुत लोगों की जानें जा रही थी और जगह जगह अराजकता फैली हुई थी। तो मुसोलिनी ने कहा ये जो आप अभी इटली देख रहे हैं, मैं इटली को यहाँ से ले जाके उस इटली पे ले जाऊँगा जो कि अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। उस रोमन एम्पायर को मैं वापस एस्टैब्लिश करूँगा। और इसी क्रम में फिर अक्टूबर 1922 में उसने एक बड़ा सा मार्च निकाला था जिसको रोम मार्च या फिर बर्लिन मार्च कहा गया था। धीरे धीरे बहुत सारी जनता इसमें उसका समर्थन करने के लिए उतर गई। ये जब मार्च आगे जा रहा था तो वहाँ के राजा ने देखा कि भाई इतनी ज़्यादा तादाद में लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो वो डरा और उसने अपने आप ही जो सत्ता है वो मुसोलिनी के हाथ में सौंप दी और कहा भाई तुम सरकार बना लो। तो अब देखिए कि वहाँ पे इलेक्शंस में वो अच्छा नहीं कर पाए। उस समय लोगों का उसको सपोर्ट भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसने इस प्रकार की अपनी इमेज बनाई। उसने कहा कि मैं इटली को वहाँ पे ले जाऊँगा जहाँ पे इटली एक समय हुआ करता था, गौरवशाली बना दूंगा इटली को। इससे लोग आकर्षित हुए और अल्टीमेटली कम वोट मिलने के बावजूद उसको सरकार बनाने को इटली में मिल गया। अब दोस्तों इसकी जो विचारधारा है उसको बेहतर समझने के लिए हमको फासीवादी विचारधारा को समझना पड़ेगा या फासिज्म को समझना पड़ेगा। देखिए जो पूरा फासीवादी विचारधारा है या जो अवधारणा है ये इसी बात पे टिकी हुई थी कि हम लोग इटली का जो ग्लोरी है उसको वापस लाएंगे, जो पहले के समय में उसका गौरव था उसको अब वापस लाएंगे। दूसरी बात ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म की बात करता था कि भाई अगर आपको राष्ट्रवाद में उतरना है तो एकदम चरम राष्ट्रवादी आपको बनना पड़ेगा, कुछ बीच का नहीं है। फिर साथ में मैंने बताया कि ये जो कम्युनिस्ट लोग थे उसके लिए एक कट्टर विरोधी थे। और साथ ही इससे जुड़ी हुई एक और चीज़ आती है, अगर हमको अपनी ग्लोरी वापस लानी है तो भाई हमको जो है अपना एम्पायर को एक्सपैंड करना पड़ेगा, अपने साम्राज्य का विस्तार करना पड़ेगा, अगर वही ग्रेटनेस या वही ग्लोरी आपको वापस चाहिए। ये इस बात में भरोसा रखता था कि सिर्फ एक ही पार्टी होगी और कोई पार्टी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। कम्युनिस्ट थे तो साफ नफरत थी, अगर वो लोग कोई पार्टी बनाएंगे तो उनको तो जड़ से हटा देंगे और इसके अलावा भी किसी और पार्टी को एग्जिस्ट करने नहीं देंगे। ऐसा माना जाता था जो ये एक पार्टी है ये ईश्वर के बराबर है और इसको ईश्वर के समान पूजा जाता था। अब आप बताइए अगर ईश्वर की आप आलोचना करेंगे तो क्या बर्दाश्त किया जाएगा? तो वही चीज़ यहाँ पे थी कि अगर किसी ने यहाँ पे आलोचना की तो उसको भी दंडित किया जाता था। कोई लिबरल आइडियाज़ के लिए जगह थी नहीं, जो चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। आप यहाँ पे अपना ज्ञान नहीं बांटिए, अपने लिबरल आइडियाज़ ना दीजिए, क्योंकि उनके लिए कोई जगह है नहीं इटली में। यहाँ पे जो फासीवादी लोग थे उनको फ्रीडम पसंद नहीं था, वो चाहते ही नहीं थे कि लोग इतने स्वतंत्र हो पाएं कि कुछ अपने मन से बोल पाएं या किसी की आलोचना कर पाएं। तो यानी ये कहते थे कि भाई कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, उसके अंदर ही आपको रहना है, अगर उसके बाहर आए तो फिर हम आपको देख लेंगे। तो ये जो है ये बेसिकली एक विचारधारा थी जो इस आधारशिला पे टिकी हुई थी। ये सब पॉइंट्स उसमें शामिल थे। फिर वही दोस्तों मुसोलिनी इसी विचारधारा
से प्रेरित था, इसी का प्रोपोगेंडा चलाता था। वो कहता था भाई एक ऐसा आदमी आएगा जो कि इटली की ग्लोरी वापस लौटाएगा। यानी उसने एक कल्ट स्थापित कर दिया था कि एक करिश्माई लीडर आएगा जो इटली को उस स्थान पे ले जाएगा जिस पे उसका गौरवशाली इतिहास उसको बताता है, उसको दर्शाता है। लोगों से वो इस प्रकार जुड़ा करता था, वो कहता था भाई मैं कोई पीएम नहीं हूँ, मैं कोई प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं एक लीडर हूँ, मैं जनता का लीडर हूँ, मैं आप सबको लीड करूँगा और उस इटली का जो आपने सपना देखा है, जो इटली एक समय हुआ करता था, वहाँ तक आपको पहुँचाऊँगा। साथ ही मुसोलिनी कहता था कि मैं आत्मनिर्भरता या फिर सेल्फ सफिशिएंसी ऑब्टेन करने में आपकी मदद करूँगा। आमतौर पर ये जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए रेडियो पे स्पीचेस दिया करता था और ये जो भाषण थे इसमें पीस या फिर शांति की कोई बात नहीं थी। भाई वो कहता था शांति एस्टैब्लिश नहीं हो सकती, ये बस एक भ्रम है कि शांति जैसा कुछ होता है, जो भी अचीव किया जाएगा वो युद्ध से किया जाएगा। और इसी वजह से वो आमतौर पर अपने भाषण में युद्ध जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता था, हिंसा का इस्तेमाल करा करता था। तो ये तो वो तय करके बैठा हुआ था कि अगर हमको इटली का विस्तार करना है तो हमको युद्ध में उतरना पड़ेगा। युद्ध करके ही वो इटली की जो ग्लोरी है, जो उसका गौरव था एक समय इतिहास में और अब वो समाप्त हो चुका था, उसको वापस लौटाया जा सकता है। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यही सब चीज़ें आपको आंसर में मिलेंगी। भाई मुसोलिनी जो एक करिश्माई वक्ता थे, उसने अपने आप को इस तरीके से दर्शाया था कि मैं एक लीडर हूँ, मैं ना कोई पीएम हूँ ना कोई प्रेसिडेंट हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं जनता का लीडर हूँ। इस प्रकार की बातों से जनता उसकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित हुई। वो जब भी अपनी स्पीचेस देता था, जो रेडियो में बोला करता था, तो उसमें युद्ध जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता था, शक्ति जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता था। भाई वो मानता था कि पीस होती नहीं कुछ, अगर आपको अपनी ग्लोरी वापस चाहिए तो आपको युद्ध में उतरना पड़ेगा, आपको पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसने कहा कि जो इटली की बुरी दशा है उसको वो बेहतर करने में मदद करेगा, जो उसकी अर्थव्यवस्था डूब रही थी उसको रिवाइव करेगा, वहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेस को वो बहाल करेगा, उसके अलावा इटली को एक बेहतर, एक मजबूत नेतृत्व वह प्रदान करेगा। ये सब उसने वादे किए थे, जिसकी वजह से भी जनता उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। पर अगर हम पार्टी के तौर पे बात करें तो 1919 में इनको कुछ खास वोट मिले नहीं थे, तब जनता ने अपना सपोर्ट इनको दिखाया नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी करिश्माई लीडर वाली या फिर एक करिश्माई वक्ता वाली इमेज बनाना शुरू की, लोग उसकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो गए और उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इकोनॉमी की खराब हालत का भी, यानी जो अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो रही थी उसको एक जरिया बनाते हुए, एक मीडियम बनाते हुए मुसोलिनी ने कहा कि आप सब देखिए कितना परेशान है अभी, मैं जब आऊँगा एक लीडर के तौर पे तो ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर हमने बात की एक मार्च हुई थी जो रोम की मार्च के तौर पे कहा जाता है, बर्लिन वो लोग गए थे। क्षमा करिएगा दोस्तों, ये बर्लिन नहीं था, बर्लिन तो जर्मनी की कैपिटल है, वो गलती से मुझसे भूल हो गई, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आप ये ध्यान रखिएगा कि रोम की तरफ हुई थी मार्च, बर्लिन का इसमें कोई योगदान नहीं है। तो जो मुसोलिनी है उसने जब रोम की तरफ मार्च की तो उसके बाद राजा ने उसके हाथ में सत्ता सौंप दी थी और 1922 में ही वह सत्ता में आ गया था। सत्ता संभालने से लेकर विश्व युद्ध का जब शुरुआत हुई तब तक जो उसकी मुख्य रूप से नीतियां थी वह 3 कारकों से प्रेरित थीं। अब आप देखिए वो एक फांसीवादी नेता है, वो फासिज्म को फॉलो करता है, तो जो उसकी नीतियां होंगी वो भी कहीं ना कहीं इसके द्वारा जो दृष्टिकोण दिखाया जाता है लोगों को उसी पर आधारित होंगी। सबसे पहले हमने बात की थी फासिज्म के तहत हम लोग ये सोचते हैं कि अपना एम्पायर कैसे एक्सपैंड करें, क्योंकि आपको अपनी ग्लोरी वापस चाहिए, आपको अपना गौरव वापस चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा जब साम्राज्य का विस्तार होगा। तो और उसके अलावा जो मुसोलिनी था उसका इगोइस्टिक एटीट्यूड भी था, वो अपने अलावा किसी को मानता नहीं था, इसीलिए वहाँ पे 1 पार्टी रूल था कि भाई एक ही पार्टी होगी, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं, अगर आपने उसकी आलोचना की तो आपको दंड दिया जाएगा। तो इन सब के जब कॉम्बिनेशन को हम लोग देखते हैं तो हम पाते हैं कि अपनी सुपीरियॉरिटी और अपने इगोइस्टिक एटीट्यूड, यानी जो अहंकारी रवैया उसने अपनाया था, जो वह श्रेष्ठता के लिए महत्वाकांक्षी था, उसको श्रेष्ठता की लालसा थी, इस सब के चलते वो चाहता था कि साम्राज्य का विस्तार हो। और साम्राज्य का विस्तार भाई पीस से तो होगा नहीं, उसके लिए आपको युद्ध में उतरना पड़ेगा, तो इसीलिए वो युद्ध को सपोर्ट करता था। तो इससे फॉरेन एक्सपेंशन या फिर साम्राज्य के विकास संबंधी महत्वाकांक्षाओं को और ज़्यादा हवा मिली थी उसकी, और ऐसी जो महत्वाकांक्षाएं ये और ज़्यादा उग्र हो गई थी 1934 और 1936 के बाद, जब युद्ध में उसको आसान जीत हासिल हुई थी। उसका यह मानना था कि भाई इटली जो है वो पूरे विश्व पर जीत हासिल कर सकता है,
उसमें असीमित विदेशी विस्तार की क्षमता है। बस हमको करते ये जाना है कि एक एक करके सबसे युद्ध करते जाना है और उन पे जीत हासिल करते जानी है। साथ ही वह अपने एक कॉम्पिटिटर जर्मनी से आगे निकलना चाहता था। वह इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि कोई और भी एक नई फासीवादी शक्ति हो सकती है जो उभर के सामने आए और उससे आगे निकल जाए, उससे शक्तिशाली हो। अभी ऊपर आपने पढ़ा कि ईगो बहुत ज़्यादा उसमें भरा हुआ था। वो इसमें भरोसा रखता था कि मेरे अलावा और कोई यहाँ पे होना नहीं चाहिए। अगर और कोई फासीवादी शक्ति हो तो हमसे नीचे रहना चाहिए, इटली जो है सबसे ऊपर रहेगा। लेकिन जब उसने देखा कि जर्मनी उभरते हुए ऊपर आ रही है तो ये उसको पसंद नहीं आया कि कोई और नई फासीवादी शक्ति है जो मुझसे मजबूत हो रही है। तो इसी वजह से उसकी महत्वाकांक्षाओं में एक ये भी था कि उसको जर्मनी से आगे निकलना था और हमेशा जर्मनी के ऊपर ही रहना था। उसके अलावा जो फासीवादी संबंधित विफलताएं थीं, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू रहते हैं, फासीवादी की भी काफ़ी सारी विफलताएं थीं, पर मुसोलिनी चाहता था कि भाई जनता को उससे दूर रखा जाए और फासीवाद को और आकर्षक बनाने के लिए युद्ध करना अनिवार्य है। तो यही सब जो फैक्टर्स हैं दोस्तों, ये द्वितीय विश्व युद्ध तक मुसोलिनी की पॉलिसीज़ को प्रेरित करते रहे। मेनली जैसे मैंने बताया वो फासिज्म से प्रेरित था। वो उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता था, उसी को अपने कृत्यों में भी दिखाता था। और वह पीस लविंग था नहीं, उसके लिए पीस का कोई महत्व नहीं था। वो कहता था युद्ध करो और उससे आपका जो साम्राज्य है उसका एक्सपेंशन होगा। यही सब चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे लिखनी होंगी। फिर अगर मुख्य परीक्षा में आपसे इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है कि फासिज्म के फीचर्स क्या हैं या फासीवादी विशेषताएं क्या है, तो जो हमने पहले डिस्कस किया यहाँ पे वही चीज़ हमने लिखी है। आप इसके नोट्स बना सकते हैं और इसको अपने आंसर के रूप में वहाँ पे लिख सकते हैं। ये जो है फासिज्म, ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म को सपोर्ट करता था, यानी चरम राष्ट्रवाद के समर्थन में ये रहता था। इसके अंतर्गत ये धारणा रखी जाती थी कि एक शक्तिशाली, एक श्रेष्ठ राज्य का पुनर्जन्म होगा। इटली जो है पहले जैसा गौरवशाली था वैसा वो वापस बन पाएगा और उस सब के लिए चरम राष्ट्रवाद चाहिए। आप यहाँ नहीं हो सकते, आप यहाँ नहीं हो सकते, आपको यहीं पे होना। चरम राष्ट्रवाद वाली भावना आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप इटली के किसी प्रकार काम आ पाएंगे फासिज्म के अनुसार। फिर हमने बात की वन पार्टी सिस्टम में भरोसा रखता था। ये कोई भी दूसरा ऑप्शन उभरता था तो उसको दबा दिया जाता था। अगर कोई आलोचना करता था उसको दंडित किया जाता था। जैसे कि हमको मालूम है एक कम्युनिस्ट के विरोधी थे, इस वजह से जो पूंजीवादी हैं, कैपिटलिस्ट हैं, जो मिडिल क्लास है, उनका बहुत सपोर्ट मिला था इसको। जब भी कभी क्राइसिस आएगा या फिर कोई ज़रूरत का समय आएगा, इसने कॉरपोरेट राज्य के रूप में एक शक्तिशाली और स्थिर राज्य का विकल्प दिया, जहाँ पे सरकारी अधिकारियों की सहायता से नियोक्ताओं और कर्मचारियों को संगठित किया गया था। तो क्योंकि ये इस प्रकार के एक विकल्प के रूप में अपने आप को रखता था, इसीलिए जनता भी आकर्षित होती थी। फिर अलग अलग तरीके इसने अपनाए थे प्रोपेगेंडा चलाने के। जैसे रैली होती थी, जैसे मैंने आपको बताया कि रेडियो पे स्पीच दी जाती थी, उसमें युद्ध और पावर जैसे शब्दों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि पीस से जनता को दूर रखा जाए, उनको मोटिवेट, उनको इंस्पायर किया जाए कि वह युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। यहाँ पे मार्चेस निकाले जाते थे, अलग अलग प्रकार के देशभक्ति के गीत बनाए जाते थे, प्रदर्शन किए जाते थे। तो ये नए नए फॉर्म उभर रहे थे प्रोपेगेंडा के या फिर प्रचार के। फिर वो एक इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी पे बेस्ड हुआ करता था, उस पे अपने आप को टिका के रखता था। वो कहता था भाई आर्थिक आत्मनिर्भरता हमको ऑब्टेन करनी है। वहाँ बोला जाता था कि यह राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ पे सरकार को देश के आर्थिक जीवन को नियंत्रित करना चाहिए। यानी सरकार जो है वो सब कुछ है। फिर मैंने बताया आपको सरकार भगवान के समान पूजी जाती थी, उसको वर्शिप किया जाता था। फिर यहाँ पे आप एक कल्ट ऑफ कैरिज्मेटिक लीडर भी लिख सकते हैं कि उसने लोगों को ये दर्शाया कि एक मैं करिश्माई नेता हूँ, एक मैं कैरिस्मेटिक लीडर हूँ, मैं इटली को उसकी खोई हुई इज्जत वापस दिलाऊंगा, मैं जो खोया हुआ गौरव है वो वापस दिलाऊंगा। वो कहता था ना मैं पीएम हूँ ना मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं हूँ आपका लीडर। इससे जनता और ज़्यादा उसकी तरफ आकर्षित होती थी। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर कुछ और पॉइंट्स आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें माइनॉरिटी का स्थान नहीं था। ये जो विचारधारा थी ये बेसिकली मेजॉरिटेरियनिज्म पे आधारित थी, यानी बहुसंख्यकवाद पे ये आधारित थी, जहाँ पे अल्पसंख्यक को दोषी ठहराया जाता था और यहूदियों को, रोमियों को यहाँ पे बलि का बकरा बनाया जाता था। भाई जो मेजॉरिटी में है वही रूल करेगा, जो माइनॉरिटी में है उसको दबाओ।
और इसी के चलते यहूदी और जो रोम से आए थे उन लोगों को दबाया जाता था। कम्युनिस्ट की एक खिलाफत करते थे। मुसोलिनी के अनुसार शांति तो फालतू की चीज़ है, बेतुकी है, हम इसमें भरोसा ही नहीं करते, हमको शक्ति अपनानी पड़ेगी, हमको हिंसा को अपनाना पड़ेगा, तभी हम अपने साम्राज्य को गौरवशाली बना पाएंगे। फिर दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमको पूछा गया है कि भारत एक कॉम्पोजिट कल्चर सोसाइटी है, यानी एक मिश्रित संस्कृति समाज होने की वजह से भारत को क्या क्या लाभ हैं, इसका आपको वर्णन करना है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये बात करता है कि भारत एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे अनेकों कल्चर एक साथ रहते हैं, तो आपको इसी के बारे में बात करते हुए शुरुआत करनी पड़ेगी कि कैसे भारत एक मिश्रित संस्कृति समाज है। यहाँ पे आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं या फिर अनेकता में एकता की बात कर सकते हैं। इस अवधारणा को लिखने से यह चीज़ प्रूव हो जाएगी कि हाँ, भारत में बहुत अलग अलग प्रकार के कल्चर्स मौजूद हैं, भाषा मौजूद है, परंपराएं मौजूद हैं, लेकिन इस सब के बाद भी भारत एकजुट है। तो ये इस चीज़ को दर्शाने में आपकी मदद कर सकता है कि हाँ, भारत में मिश्रित संस्कृतियाँ मौजूद हैं एक साथ। फिर आपको इसके लाभों के बारे में बताना होगा, जैसे कि सवाल में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो भारत का कल्चर है, इंडियन कल्चर है, वो एक मिश्रित संस्कृति पर आधारित है, और जो कल्चर है वो मूल रूप से एक सामाजिक अवधारणा है। अलग अलग समय पे अलग अलग सिविलाइजेशंस भारत में आई, उन्होंने भारत में कुछ अपना प्रभाव छोड़ा, कुछ उन्होंने भारत की संस्कृति को अपने अंदर अपनाया, और इस तरीके से कल्चर्स का एक्सचेंज हुआ, और वो सभी कल्चर्स हमको इंडिया में आज देखने को मिलते हैं। और अच्छी बात यह है कि भारत ने इस प्रकार की सभी चीज़ों का एम्ब्रेस किया है, यानी सभी संस्कृतियों का भारत ने स्वागत किया है, उनको गले लगाया है। हालांकि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये भी इसकी इस विशेषता को कि वह एक मिश्रित संस्कृति है और मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि सेक्युलर होने के नाते हमारे अंदर जो विविधता है, भले ही रिलीजन के आधार पर हो, यानी धार्मिक आधार पे हो, आइडियाज़ के आधार पे हमारे पास अलग अलग ओपिनियंस आते हैं, हमारी जो परंपराएं हैं वो अलग अलग हैं, फेथ हमारे अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि हम सेक्युलर हैं तो सबको हम लोग समान रूप से देखते हैं। राज्य की नज़र में सभी एक बराबर हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। फिर दोस्तों इस सब बातों को आप दिखाने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप दे सकते हैं कि भारत में किस प्रकार से आर्यन और द्रविडियन दोनों ही संस्कृतियाँ आपको मिलती हैं। आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग धर्म पनपे हैं, जैसे बुद्धिस्ट का जन्म यहाँ हुआ है, जैसे जैन धर्म का जन्म यहाँ हुआ है। फिर आप ये लिख सकते हैं कि भारत में कल्चर के रिस्पेक्ट में, आइडियोलॉजी के रिस्पेक्ट में, सोशल थिंकिंग के रिस्पेक्ट में, उसके अलावा आपके जो धार्मिक ट्रेडिशंस है उसके रिस्पेक्ट में अलग अलग ड्रेस पैटर्न्स हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, खाने की अलग अलग चॉइसेस हैं। तो इन सब को देखते हुए भारत की विविधता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतनी विविधता होने के बावजूद भारत में जो एकजुटता है, उसकी वजह से ये पूरे विश्व से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यही सब चीज़ें आपको अपने उत्तर में दोस्तों लिखनी होंगी। अब हम देखते हैं इसका आंसर हमने बनाया कैसे है। सबसे पहले भारत के कल्चर के बारे में आपने बात की है कि ये जो संस्कृति है ये एक मिश्रित संस्कृति है। संस्कृति अपने आप में मूल रूप से एक सामाजिक अवधारणा है, और विश्व की विभिन्न सभ्यताओं ने भारत पे समय समय पर अपना प्रभाव छोड़ा है। मैंने बताया आपको, अलग अलग सिविलाइजेशंस यहाँ पे आए थे, उन्होंने कुछ अपना भारत को दिया, कुछ भारत की संस्कृति को अपनाया, तो वो जो मिश्रित संस्कृति है वो यहीं से आना प्रारंभ हुई। और अब अगर आज का भारत आप देखेंगे तो इसमें कई सारे धर्म एक साथ रहते हैं, कई विचारों के लिए जगह है, आस्थाओं के लिए अपनी अपनी जगह है, अलग अलग लोगों की अलग अलग विश्वास प्रणाली का यहाँ पे सम्मान किया जाता है। अब भारत इनको सबको गले लगाता है, उनको बड़े अच्छे से एक्सेप्ट करता है, और यही जो उसकी खासियत है, यह उसको एक धर्मनिरपेक्ष देश का दर्जा देती है। कहीं भी अगर आपको समग्र संस्कृति को दर्शाना है तो भारत उसमें एक जीवंत उदाहरण के तौर पे सामने आता है। अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि विभिन्न परंपराओं और संस्कृतियों ने भारत के निर्माण में योगदान दिया है। यहाँ पे आदिवासी का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आर्य आए थे, द्रविड़ संस्कृतियाँ आई हैं, और ये सब बहुत समय से भारत में मौजूद हैं और अच्छे से भारत में पनप रही हैं। प्राचीन काल में आप बौद्ध धर्म का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैन धर्म का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये दिखा रहा है कि भारत में कितनी ज़्यादा विविधता मौजूद है, कितनी अलग अलग संस्कृतियाँ मौजूद हैं, और सब अपने आप में कितना अच्छे से यहाँ पे रह रही हैं। उनको यहाँ पे नरिशमेंट, उनको हर तरीके से यहाँ पे प्रोत्साहित किया जा रहा है। फिर संस्कृतियों के आधार पे, विचारधाराओं के आधार पे, सामाजिक रीति रिवाजों के आधार पे, धार्मिक परंपराओं के आधार पे, पहनावे के आधार पे, भोजन के आधार पे,
कलात्मक अभिव्यक्ति के आधार पर भारत की विविधता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इन सभी विविधताओं को यह खूबसूरत राष्ट्र समान रूप से अपनाता है। हमारी जो संस्कृति है उसमें हम लोग फोकस करते हैं कि सभी लोगों को एक साथ लेकर, सभी के बीच में एक हारमोनियस रिलेशनशिप बनाकर सभी एक साथ आगे बढ़ सकें, और इसी कारण जो है देश विदेश से लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें आप और भी कुछ अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं और कुछ हमारे पॉइंट्स उठा के आप अपना एक अच्छा उत्तर तैयार कर सकते हैं। कुछ दोस्तों ये जो स्लाइड है इससे भी आप अपने उत्तर में चीज़ें जोड़ सकते हैं। अगर आता है कि विविधता के क्या लाभ हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें हम लोग एमिटी, यूनिटी, ओपननेस, इन सब पे ही फोकस करते हैं, यानी कि प्रेम और सहिष्णुता को मजबूत करते हुए अलग अलग दृष्टिकोण के प्रति मित्रता और एकता का भाव यहाँ पे पूरे मन से अपनाया जाता है। यहाँ पे जो विविधता है, जो समृद्ध विरासत है, जो अलग अलग संस्कृतियाँ एक साथ यहाँ पे रहती हैं, उस वजह से पर्यटन का एक फर्टाइल ग्राउंड बनाते हैं ये सभी चीज़ें। टूरिज्म पोटेंशियल यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, इसी कारण टूरिज्म के कारण वहाँ पे रोज़गार सृजन होता है। जो भी टूरिज्म इंडस्ट्री से संबंधित लोग हैं उनको नौकरी मिलती है, उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। फिर यहाँ पे भौगोलिक विविधता के कारण अलग अलग वनस्पति मिलते हैं, अलग अलग जीव जंतुओं का निवास है। तो ये पर्यावरण की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से और अन्य उद्योगों की दृष्टि से भी फायदेमंद है। यहाँ पे नए नए विचार, नवाचार हमको और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। उसके अलावा भारत का समावेशी, लोकतांत्रिक और उदार समाजवादी मॉडल इसको सॉफ्ट पावर के तौर पे बड़ा मजबूत बनाता है। इसने अलग अलग देशों के साथ, जैसे अमेरिका, यूरोप, जापान, मध्य पूर्व और कई सारे महत्वपूर्ण देश हैं जिनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हैं। और ये जो ऊपर की क्वालिटीज़ हैं इसी ने मदद की है इन संबंधों को मजबूत बनाने में। भारत की विविधता की कई परतें हैं, अलग अलग समुदायों ने इसकी विविधता को अपनाया है। सामुदायिक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी माध्यमों में से एक धार्मिक त्योहार रहा है। एक साथ मिलकर सब दूसरे के रिलीजन को भी चेरिश करते हैं और उसकी खुशी में शामिल होते हैं। यही खूबसूरती है भारत की। इस प्रकार से आप अपना उत्तर यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे महिलाओं से जुड़े हुए जो प्रमुख संगठन हैं उनके योगदानों पे आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है, और आपका जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया का टाइम पीरियड, या फिर समकालीन भारत में इन संगठनों ने क्या योगदान दिया है इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो कीवर्ड है वो क्रिटिकली एग्जामिन है या फिर आलोचनात्मक परीक्षण हमको करना है, क्योंकि महिलाओं के योगदान या फिर उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है कंटेम्प्रेरी इंडिया में। भले ही वो महिलाओं की ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही हो, हम लोग इस बात से शुरू कर सकते हैं कि महिलाएं कैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं, कैसे उनके विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ रही है। तो इस प्रकार से हम एक भूमिका तैयार कर पाएंगे यहाँ पे। फिर अलग अलग क्षेत्रों के एग्जाम्पल लेके, जैसे सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे महिला संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका बढ़ती चली जा रही है। अब ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने हैं। समझ लिए जितने ज़्यादा आप उदाहरण देंगे उतने ही बेहतर मार्क्स आप यहाँ पे लेके आ पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को आपको ये दिखाना है कि इस फील्ड के बारे में आपको बहुत नॉलेज है और आप इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने साथ लेके आए हैं। कोशिश करिए ऐसी चीज़ों के लिए आपके पास कम से कम 4-5 एग्जाम्पल्स तो तैयार रखे हों। जैसे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कोई मुद्दा आपके सामने आ जाए, या महिला के सशक्तिकरण से, वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित कोई मुद्दा आपके सामने आ जाए। उसमें आपके पास कुछ ऐसी महिलाओं के एग्जाम्पल होने चाहिए जो ये दर्शाती हों किस प्रकार से वुमेन एम्पावरमेंट ज़रूरी है। तो कम से कम 4 या 5 एग्जाम्पल्स तो कोशिश करिए कि आप याद करके जाएं, और इसी प्रकार अलग अलग मुद्दों से संबंधित कुछ एक एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लें। आप इस तरीके से अपना पढ़ाई का जो प्लान है उसको बना सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई एक मुद्दा पढ़ते हैं, मान लेते हैं आपने सांप्रदायिकता पढ़ा है, तो उससे संबंधित जो भी आपने पॉइंट्स पढ़े हैं उसके बाद आप 2-1 एग्जाम्पल उससे जुड़े हुए ज़रूर पढ़े, जहाँ पे ये दिख रहा हो कि कैसे कम्युनलिज्म ने देश को क्षति पहुँचाई है। कुछ घटनाओं के बारे में लिख सकते हैं। तो जो भी आप एक टॉपिक पढ़ें, ज़रूर नेट पे आप देख लें कि उससे संबंधित कोई एग्जाम्पल मौजूद है या नहीं है। ये निश्चित तौर पे है कि हर एक टॉपिक से संबंधित आपको 1-2 एग्जाम्पल आराम से मिल ही जाएंगे। उन एग्जाम्पल्स को आप अपने अगर उत्तर में लिखेंगे तो यकीन मानिए आपका उत्तर बहुत बेहतर बन जाएगा। फिर हम वापस अपने सवाल पे आते हैं। यहाँ पे हमको काफ़ी सारे एग्जाम्पल देने होंगे
और फिर क्योंकि यहाँ पे आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो इनसे संबंधित कुछ ड्रॉबैक्स या फिर कुछ कमियां भी आपको लिखनी होंगी। दोस्तों तो इस क्वेश्चन को जब आप आंसर करेंगे तो शुरुआत में आप लिख सकते हैं कि महिलाओं का जो है योगदान बढ़ता ही जा रहा है। आज के इस दौर में अब देखा जा रहा है कि वो हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ के पार्टिसिपेट कर रही हैं, भले ही शिक्षा का क्षेत्र हो, भले ही पॉलिटिक्स या फिर राजनीति हो, भले ही स्पोर्ट्स हो, भले ही कोई कलात्मक क्षेत्र हो, आर्ट से संबंधित कोई क्षेत्र हो, सब में ही महिलाओं का अच्छा योगदान देखा जा रहा है। पॉलिटिकल स्फेयर का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इंदिरा गांधी जी का। आप कह सकते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर थी। वो एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर हुई थी जिनको लॉन्गेस्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर का या फिर लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल प्राइम मिनिस्टर पूरे विश्व में देखा जाता था। लेकिन उनके साथ जुड़ी हुई कुछ नेगेटिव टेंडेंसीज की अगर आप बात करें तो आप यहाँ पे डिक्टेटरशिप के बारे में लिख सकते हैं। फिर आप और कुछ वुमेन एनजीओज या फिर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे सेवा नामक संस्था के बारे में लिख सकते हैं जो कि महिला को सशक्त करने की तरफ केंद्रित है। हालांकि आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि भाई कई सारे जो संस्था या एनजीओज हैं जो वुमेन सेंट्रिक होने के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम में इन्वॉल्व थे। कई संस्था ऐसे काम कर रही थी जहाँ पे काले धन को सफ़ेद किया जा सके, ब्लैक मनी को लेजिटिमेट मनी बनाया जा सके। इसके कारण एक सूडो फेमिनिज्म की प्रकृति का प्रचलन बढ़ा है, यानी फेमिनिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव हो गया है, जिसके कारण कई बार महिलाएं अपने अधिकार का दुरुपयोग करती हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ने हालांकि महिलाओं को सशक्त करने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन कई बार देखा यह गया है कि इनको इस्तेमाल किया जाता है किसी एक व्यक्ति विशेष से बदला लेने के लिए। किसी पुरुष पर कुछ इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं जो बेबुनियाद होते हैं, सिर्फ इसी मकसद से कि उसको नीचा दिखाया जा सके। उसके अलावा कई बार ऐसे एनजीओज ने सरकार की फंक्शनिंग में भी बाधा डाली है। तो ये आप इसके कुछ ड्रॉबैक्स लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं हमने इसका उत्तर कैसे बनाया है। सबसे पहले वही हमने लिखा है कि महिलाओं ने कैसे हर एक स्फेयर में किसी न किसी तरीके से कुछ भूमिका निभाई है, और ये जो भूमिका है ये समय के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है। अब महिलाओं का पार्टिसिपेशन हर एक क्षेत्र में आपको देख सकते हैं आप, भले शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति हो, खेल कला हो, मीडिया हो, प्रौद्योगिकी हो, हर क्षेत्र में वुमेन पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिलता है। उसमें से एक पॉलिटिकल स्फेयर उठा के हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, जो भारत की प्रधानमंत्री रही थी और करीब 15 साल तक उन्होंने यहाँ पे सर्व किया था, जिसके कारण वो लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड बनी थी। उन्होंने यहाँ भारत के राजनीतिक जो सिनेरियो है, जो परिदृश्य है, उसको बदलने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि कुछ कमियां थी या फिर कुछ चीज़ें ऐसी उन्होंने की जिसकी वजह से उनकी आलोचना की जाती है, जिसमें से एक थी उनकी तानाशाही प्रवृत्ति। तो इस तरीके से आप एक इनका ड्रॉबैक या इनके साथ जुड़ी हुई कोई लिमिटेशन भी लिख सकते हैं। फिर 1990 के दशक के दौरान राष्ट्र ने कई सारे महिला उन्मुख गैर सरकारी संगठनों का उदय होता हुआ देखा है। अब इन गैर सरकारी संगठनों में कई स्वयं सहायता समूह भी रहे हैं, जैसे कि स्वरोजगार महिला संघ या फिर हम इसको सेवा भी बोलते हैं। यह महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं, उनके अधिकारों में उन्नति हो सके इस पर केंद्रित हैं। और हालांकि कुछ ऐसे गैर सरकारी संगठन भी रहे हैं जो काले धन को वैध धन बनाने के लिए काम करते थे। उसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि कई सारे संगठन ऐसे थे जिनका पूरा केंद्र बिंदु यही था कि किसी व्यक्ति विशेष को दबाया जा सके, उससे बदला लिया जा सके। कई बार संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाकर सरकार की फंक्शनिंग को भी खराब किया है, उसमें उन्होंने बाधा डाली है। फिर यहाँ पे हम लोग कंटेम्प्रेरी टाइम में कौन कौन से महिला संगठन उभर के सामने आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की स्थापना 1954 में की गई थी। यह ऐसा पहला संगठन था जो समाज के सभी क्षेत्रों की महिलाओं को एक साथ एक मंच पर लाया, उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया और साथ ही उनकी भागीदारी को बढ़ाया राष्ट्र के निर्माण में। फिर यहाँ पे आप महिला भारतीय संघ के बारे में बात कर सकते हैं या फिर विमेंस इंडियन एसोसिएशन। इनको बनाने में जो कुछ लीडर जिम्मेदार थे उनमें से कुछ के नाम हमने यहाँ लिखे हैं, जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय, मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी और एनी बेसेंट। इन्होंने मद्रास के अडयार में इसकी स्थापना की थी। ये भारत के सबसे बड़े महिला संगठन में से एक था और इसकी अखिल भारतीय उपस्थिति थी।
इसने कुछ प्रथाओं को रोकने के लिए, इनफैक्ट कुछ कुप्रथाओं को रोकने के लिए बहुत अहम भागीदारी दिखाई थी। जैसे बाल विवाह के खिलाफ इसने मोर्चा निकाला था, इसने देवदासी प्रथा की आलोचना की थी, इन मुद्दों के खिलाफ इसने आवाज़ उठाई थी। फिर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ का, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। ये भी एक ऑल इंडियन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन था, अखिल भारतीय महिला संगठन था, जिसका भी यही फोकस था कि भाई महिलाओं को हमको सशक्त बनाना है। फिर आप यहाँ पे जैसे हमने पहले डिस्कस किया सेवा के बारे में लिख सकते हैं, जो है स्वरोजगार महिला संघ, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और इसका जो मेन उद्देश्य था वह था महिला श्रमिकों को पूर्ण रोजगार के लिए संगठित किया जाए और इसी कारण यह पहली महिला ट्रेड यूनियन भी बनी थी। अगर महिलाओं को रोजगार दिलवाने पे फोकस किया जाएगा, उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, उनके पास पैसा आएगा तो उनको वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त होगी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी, जिसके कारण वो अपने डिसीजंस अच्छे से ले सकेंगे, उनको समाज में दबाव नहीं झेलना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये महिला सशक्तिकरण पर ही केंद्रित था। लेकिन रास्ता इसने ये वाला अपनाया कि उनको ट्रेड यूनियन में ऑर्गेनाइज करके उनके फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा के फिर उनको सशक्त बनाया जा सके। फिर हम यहाँ पे एक नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात कर सकते हैं, जिसमें मेधा पाटकर की भूमिका अहम रही थी। फिर जागोरी की बात कर सकते हैं, यह दिल्ली में स्थित एक एनजीओ है जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनकी अभिव्यक्ति के लिए एक रचनात्मक माध्यम प्रदान करने पर केंद्रित है। तो दोस्तों इस प्रकार आप 5-6 यहाँ पे एग्जाम्पल दे देंगे तो आपका उत्तर बहुत बेहतर हो जाएगा। और ड्रॉबैक्स में आप यहाँ पे और भी चीज़ें जो हमने डिस्कस की वो लिख सकते हैं, किस प्रकार से पुरुष को दबाने के लिए आजकल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग में किया जा रहा है इनका इस्तेमाल, किस प्रकार से ब्लैक मनी को लेजिटिमेट मनी या वाइट मनी बनाने में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, किस प्रकार से सरकार की फंक्शनिंग को बाधित करने में आजकल इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। कई बार देखा जाता है कि महिला संगठनों के नाम पे कुछ लोग अपना ही प्रोपोगेंडा यहाँ पे चलाते हैं। वो नाम तो रखते हैं कि हम महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका खुद का जो प्रोपोगेंडा है, जो उनके निहित स्वार्थ हैं, वह उनकी पूर्ति के लिए कार्य कर रहे होते हैं। और क्योंकि वे संगठन के नाम पे कर रहे हैं, इसीलिए कोई उनको ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाता। तो इस तरीके से इनका गलत उपयोग आज किया जा रहा है। इसको आप ड्रॉबैक्स के तौर पे लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। फिर हम चलते हैं आज के अगले सवाल पे। इसमें दोस्तों ये बताना है कि भाई जो जनसंख्या बढ़ रही है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या वो पॉवर्टी का कारण है, गरीबी के कारण है, या जो गरीबी बढ़ रही है इसकी वजह से जनसंख्या भी बढ़ रही है? आपस में कौन इफेक्ट और कॉज रिलेशनशिप अपने आपस में बनाते हैं, उस पर आपको बात करनी है। तो यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन आपको करना है कि क्या ग्रोइंग पॉपुलेशन पॉवर्टी का कारण है या फिर पॉवर्टी पॉपुलेशन बढ़ने या बढ़ाने का एक मुख्य कारक है। क्रिटिकली एग्जामिन आपको करना रहेगा, यहाँ पे उसकी समालोचनात्मक परीक्षण आपको करना होगा। तो आप कोई भी एक एंगल पकड़ लीजिए, मान लीजिए आपने पॉपुलेशन पकड़ लिया, तो आप इसको कनेक्ट करते करते बताइए किस प्रकार से पॉपुलेशन से पॉवर्टी बढ़ती है। फिर आप दूसरी ओर ये बताइए किस प्रकार से पॉवर्टी से पॉपुलेशन बढ़ती है, क्योंकि दोस्तों ये बात तो तय है कि दोनों आपस में कहीं ना कहीं परस्पर संबंध रखते हैं, म्यूचुअली डिपेंडेंट है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उससे पॉवर्टी आएगी, अगर पॉवर्टी बढ़ेगी तो उससे पॉपुलेशन में वृद्धि होगी, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इतनी अवेयरनेस होती नहीं है, जागरूकता की कमी होती है, फैमिली प्लानिंग मेजर्स भी वो अपनाते नहीं हैं, जिसके चलते हमारी पॉपुलेशन में इजाफा होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का उत्तर बनाएंगे। तो दोस्तों पहले हम लोग पॉपुलेशन से होने वाली जो समस्याएं हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। भाई अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो एक परिवार पे जो फाइनेंशियल बर्डन है, जो एक परिवार पे पड़ने वाला वित्तीय बोझ है, वो भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ही उनको लालने पालने में, उनके पोषण को सुनिश्चित कराने में, उनकी शिक्षा या फिर एजुकेशन सुनिश्चित कराने में आपके पैसे खर्च होंगे। तो अपने आप ये कहीं ना कहीं एक फैमिली पे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाएगा। फिर क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सरकार पे भी एक प्रेशर रहेगा कि उसको अपनी जॉब्स की संख्या में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तभी ये लोग जो बड़े होके स्किल्स ग्रहण करके एजुकेशन जॉब के एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में आएंगे, इनको प्रॉपर जॉब प्राप्त होंगी, वरना सरकार बढ़ती बेरोजगारी के कारण भी चिंतित रहेगी। अब अगर दोस्तों जनसंख्या बढ़ रही है और अच्छी स्किल्स उनको प्राप्त हो रही हैं तो अच्छी बात है, जो हमारे देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो अच्छे से इस्तेमाल हो पाएगा। लेकिन अगर उनको अच्छी शिक्षा और स्किल नहीं मिल रही तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड ही देश पे बोझ बन जाता है, क्योंकि इनके पास वो स्किल्स है नहीं जो यदि इनके पास होती तो इनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी,
पर क्योंकि इनके पास वो वाली स्किल्स हैं नहीं, तो इंडस्ट्री इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी और अल्टीमेटली ये बेरोजगार घूम सकते हैं। इस चीज़ की संभावना बढ़ जाती है, जो कि देश पे एक अलग प्रकार का बोझ बढ़ा देती है। फिर अगर व्यक्ति को जॉब नहीं मिल पाएगी तो जो आय में असमानता है या फिर जो इनकम इनइक्वालिटी है वो बढ़ती जाएगी। अल्टीमेटली गरीबी भी बढ़ेगी, रिसोर्सेज या फिर संसाधनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, बेहतर प्रबंधन नहीं हो पाएगा। और क्योंकि पॉपुलेशन से कहीं ना कहीं कनेक्ट होकर पॉवर्टी बढ़ रही है, तो जो आपकी बेसिक नीड्स होंगी, जो आपकी फंडामेंटल नीड्स होंगी, वो भी व्यक्ति फुलफिल नहीं कर पाएगा। और वहीं पे दोस्तों अगर दूसरी ओर देखें कि गरीबी कैसे पॉपुलेशन को प्रभावित करती है, तो सबसे पहले गरीबी के चक्कर में अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा कोई व्यक्ति। दूसरा, अच्छी उसको स्किल्स नहीं मिलेगी, उसका कौशल जो है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मैच नहीं करेगा। एजुकेशन की कमी के चलते अवेयरनेस या फिर जागरूकता में भी कमी होगी। वो लोग अच्छे फैमिली प्लानिंग मेजर्स नहीं अपना पाएंगे, जिसकी वजह से देश में जो प्रजनन दर है, जो फर्टिलिटी रेट है, वो बढ़ सकता है, जिसके कारण पॉपुलेशन में वृद्धि होगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी। क्योंकि दोस्तों पॉवर्टी है और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो जो भी संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उनका बेहतर तरीके से प्रबंधन नहीं हो पाएगा। ये देश के लिए चिंताजनक एक स्थिति पैदा कर सकती है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया किस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से आदमी पॉवर्टी की जो साइकिल है उसमें एंटर कर सकता है। भाई बढ़ती पॉपुलेशन के लिए अगर इनफ जॉब नहीं बन पाएंगे तो उसकी कहीं से आय नहीं होगी, उसके पास रुपया नहीं आएगा, इनकम नहीं आएगी, तो स्वाभाविक सी बात है वो गरीब होता चला जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है। जो अमीर है वो तो और अमीर हो रहा है और जो नीचे के गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये आय संपत्ति में या फिर आय में असमानता भी बढ़ेगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंडेंट है, एक दूसरे के लिए कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन फुलफिल करते हैं। तो वही चीज़ दोस्तों हमने यहाँ पे उत्तर में लिखी है कि जब जनसंख्या वृद्धि में तीव्रता आती है तो उसकी वजह से राष्ट्रीय और पारिवारिक बजट दोनों बढ़ जाता है, दोनों पे बोझ बढ़ जाता है। जनसंख्या के बढ़ने की वजह से बच्चों को जो पालन पोषण के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए खर्चा है वो भी बढ़ जाएगा। फिर इससे सरकार पे एक बोझ बढ़ जाता है कि उनको ज़्यादा नौकरियां उत्पन्न करनी है, रोजगार सृजन के जो अवसर हैं उसको उनको बढ़ाना रहेगा। अगर उनको बढ़ती हुई जनसंख्या को स्किल्स सही मिल जाती हैं तो बहुत बढ़िया। अगर स्किल्स नहीं मिल पाती तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भी हमारे ऊपर बोझ बन सकता है, क्योंकि वो सब बेरोजगार घूमेगा। बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से हर व्यक्ति के हाथ में जो आय होगी उसमें ग्रोथ बहुत कम होगी, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ कम होगी। जो इनइक्वालिटीज़ है उनमें बढ़ोतरी होगी, असमानता में बढ़ोतरी होगी और अल्टीमेटली व्यक्ति पॉवर्टी या गरीबी के कुचक्र में वापस फंस जाएगा। कुछ जो बेसिक नीड्स हैं वो भी फुलफिल नहीं हो पाएंगी, जैसे फूड की, क्लोथिंग की, शेल्टर की, हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी की। और जब ऐसा होगा तो ऐसी परिस्थिति को हम लोग गरीबी या निर्धनता कहते हैं। ज़्यादातर केसेस में गरीबी देखी गई है कि पॉपुलेशन के डायनेमिक्स से प्रभावित होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जनसंख्या का वृद्धि दर, जनसंख्या की आयु संरचना और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है, ये सभी फैक्टर्स गरीबी को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा ये दोनों ऐसे कारक हैं जो एक दूसरे से परस्पर संबंध रखते हैं। गरीबी जो है वो विशेष तौर पे शिक्षा में कमी लेके आती है और उस पर भी महिलाओं की शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता कि भाई जो गिने चुने पैसे हैं अगर वो शिक्षा पे लगाए भी जाएं तो लड़कों की शिक्षा पे वो लगाया जाए, ना कि लड़कियों की शिक्षा पे। साथ ही यहाँ पे जागरूकता की भी कमी होती है, जिसके कारण प्रजनन दर में विकास हो सकती है। अब प्रजनन दर अगर बढ़ेगी तो जनसंख्या तेज़ी से बढ़ सकती है, और क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं हैं, उनकी पारिवारिक आय कम है, वो पॉवर्टी या गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, तो वो अपने लिए कुछ बेसिक संसाधन भी नहीं जुटा पाएंगे। तो इस प्रकार से आपने बताया एक तो पॉवर्टी है और एक पॉपुलेशन है, दोनों का एक दूसरे से म्यूचुअल रिलेशन है। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ओवर पॉपुलेशन के क्या क्या इम्पैक्ट या क्या क्या प्रभाव होते हैं। बेरोजगारी बढ़ सकती है, जनशक्ति का असक्षम उपयोग हो सकता है क्योंकि हर व्यक्ति को हम लोग एम्प्लॉय कर नहीं पाएंगे, संसाधन तो सीमित है पर उनका लापरवाह उपयोग होगा, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो अल्टीमेटली मैं अपनी बात ये कहूँगा कि भाई गरीबी और अधिक जनसंख्या दोनों एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं। अगर एक में कहीं असामान्य वृद्धि होती है तो दूसरे को वह गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों अपने आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन रखेंगे।
आने वाले लेक्चर में इसके आगे के सवाल हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही क्योंकि पूरे लेक्चर में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।